हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो ये है लेक्चर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, लेक्चर नंबर 4। इसके पहले वाले लेक्चर तक हम लोग ने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया है। आज हम लोग का टॉपिक है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले हम लोग को समझना होगा स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर कहीं जैसे आप लोगों ने स्पेक्ट्रम में रेनबो तो देखा ही होगा। ठीक है, रेनबो में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सनलाइट को स्कैटर करके क्या है एक स्पेक्ट्रम देता है जिसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है, विबग्योर वैसे टाइप का सिमिलर होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले हाइड्रोजन गैस को एक कंटेनर में फिल करते हैं, फिर उससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराने का मतलब है कि एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? ये जो हाइड्रोजन गैसेस है जो इस चैम्बर में भरा है उसको देते हैं क्या चीज़? एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, तो जब हम एनर्जी देते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है? एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड हो जाता है मतलब कि हाइड्रोजन गैस में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, ग्राउंड लेवल से उठ करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और जब एक्साइटेड स्टेट से अगेन ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वो क्या करता है? लाइट इमिट करता है। ठीक है, लाइट इमिट करता है। जब उसको हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं तो हम लोग को एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम मिलता है। एक पर्टिकुलर क्या मिलता है? स्पेक्ट्रम। इसी स्पेक्ट्रम को पढ़ने वाला है कि ये जो लाइट इमिट किया इसका वेवलेंथ क्या होगा। ठीक है, और ये स्पेसिफिक रहता है पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए ही। तो इसका डेरिवेशन मैंने ये लिखा है, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, अगर जिन लोग को इंटरेस्ट होगा तो वो लास्ट तक रुक जाएंगे। डेरिवेशन हम लोग देख लेंगे कि कैसे एक्चुअल में ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लैम्डा कैलकुलेशन का फार्मूला कैसे आया। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको पहले अच्छे से समझ लो, लास्ट में डेरिवेशन देखना होगा तो देख लेना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले ये देखो कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला यूज होता है उसको पहले नोट डाउन कर लो, एकदम स्टार मार्क कर लो। ठीक है, क्या होता है? 1/λ इज इक्वल टू 109,677 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1² माइनस 1/n2²। आंसर आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। अरे सर क्या बोल दिया आपने? अरे अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो 1/λ, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। और सर ये 109,677 क्या है? ये है रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर। जेड है अपना, इसके पहले वाले लेक्चर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जेड है अपना एटॉमिक नंबर। 1/n1², n1² है हमारा, n1² है हमारा फाइनल स्टेशनरी स्टेट। मतलब कि जब भी क्या करेगा, ये जो है मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्पेक्ट्रम देगा तो वो हमेशा हाइयर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी में आएगा, तब तो वो क्या करेगा? लाइट इमिट करेगा। तो ये जो है फाइनल वाला इसको बोलते हैं n1 और ये इनिशियल है उसको बोलते हैं n2। ठीक है, तो n1 इज़ द फाइनल ऑर्बिट, या फिर जिसको बोल सकते हैं लोअर सेल, मतलब लोअर सेल मतलब अंदर वाला। n2 है अपना इनिशियल, जिसको बोलते हैं हाइयर सेल मतलब बाहर वाला। ठीक है, क्लियर है n1 n2? तो ये सो 1/λ इज इक्वल टू, ये है रेडबर्ग कांस्टेंट। अगर कहीं 109,677 लिखेंगे तो आंसर आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। ऐसा नहीं है कि रेडबर्ग कांस्टेंट का एक ही वैल्यू है। ठीक है, इसका और भी वैल्यूज होते हैं। अलग अलग रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू पुट करने से अलग अलग आंसर आता है लैम्डा का। अगर कहीं 109,677 पुट करोगे रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू तो हम लोग का जो वेवलेंथ आएगा वो आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, 1/λ है इसीलिए सेंटीमीटर इनवर्स लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर वेवलेंथ कैसे सेंटीमीटर इनवर्स में लिख दिया। एक्चुअल में ये जो 1/λ है ये 1/λ है, मतलब कि 1 इसीलिए जो यूनिट है वो सेंटीमीटर इनवर्स में है। एक्चुअली में ये है 1/सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को? एक्चुअल में ये जो 1/λ होता है ये होता है वेव नंबर। वेव नंबर को म्यू बार से डिनोट करते हैं और वेव नंबर का यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस बात को भी नोट कर लो कि जो 1/λ होता है वो वेव नंबर के बराबर होता है और वेव नंबर का यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आपको वेवलेंथ के टर्म में चाहिए तो 1/λ कर दीजिए, आंसर आएगा सेंटीमीटर में। रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट 109,677। अब कई बार क्या होता है कि जब हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो ये जो वैल्यू है 109,677 फिर इधर वैल्यू आता है तो ये कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता है और हम लोग को कैलकुलेटर का हेल्प करना पड़ जाता है। तो एक छोटा सा ट्रिक, आप ट्रिक बोलो या फिर कुछ भी समझ लो, ये इसको याद कर लो कि 1/रेडबर्ग कांस्टेंट होता है 911 एंगस्ट्रॉम के बराबर।
तो क्या करोगे आप लोग, रिडबर्ग का वैल्यू मत पुट करना, आप लोग 1/λ/RD इंटू जेड स्क्वायर, जैसे हाइड्रोजन के लिए दिया है तो 1 का स्क्वायर, हीलियम के लिए दिया है तो 2 का स्क्वायर, ऐसे एटॉमिक नंबर के स्क्वायर, और 1/n1 है ना फाइनल सेल का वैल्यू, इनिशियल सेल, इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद क्या करना, लैम्डा को क्या कर देना, इन्वर्स कर लेना, तो 1/RD हो जाएगा। उसके बाद इसका वैल्यू पुट कर देना, फिर आ जाएगा लैम्डा का वैल्यू, ठीक है वो, लेकिन वो आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में ना, याद रखना। यूनिट का बहुत लोचा है भाई लोग, यूनिट हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगर 1/RD का 911 रखोगे तो आंसर आएगा लैम्डा का एंगस्ट्रॉम में। ये अगर कि फार्मूला पुट करोगे तो आंसर आएगा सेंटीमीटर में, ठीक। आगे अब सर हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी कैलकुलेशन का फार्मूला क्या बताया था मैंने, -13.6 इंटू, क्या बताया था, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर कहीं हम लोग n = 1 रखेंगे तो आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कहीं n = 2 रखोगे, रख के देखो 2 रखोगे तो आंसर आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n = 3 रखोगे तो आंसर आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करके आप फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल का एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी लेवल्स कुछ इस प्रकार से आएगा, आप ये फार्मूला याद रखो। इसमें n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके पुट करते जाओ, आपको हाइड्रोजन एटम के अलग अलग स्टेशनरी स्टेट या फिर ऑर्बिट का एनर्जी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, अलग अलग जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में आता है तो क्या करता है, लाइट इमिट करता है। लाइट इन द सेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट मतलब जरूरी नहीं है कि वो दिखेगा हम लोग को, विजिबल रेंज में होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको भी बताऊंगा कि कौन सा विजिबल, कौन सा नॉन विजिबल, ठीक है। सो हायर ऑर्बिट से अगर कहीं सीधा ग्राउंड स्टेट में आ गया, मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया, ठीक है, मान लो सेकंड सेल से फर्स्ट में आ गया, थर्ड सेल से फर्स्ट में आ गया, फोर्थ से फर्स्ट में, फिफ्थ से फर्स्ट में, तो ऐसे जब अगर कहीं ग्राउंड स्टेट में सीधा आ जाएगा तो जो लाइट इमिट करेगा वो रहेगा विजिबल रेंज में, सॉरी विजिबल रेंज में नहीं, अल्ट्रा वायलेट रेंज में, ठीक है। विजिबल में नहीं, विजिबल में होता है बाल्मर वाला, ठीक है। यूवी रेंज में होता है, ठीक है। उसका जो लाइट का वेवलेंथ होता है वो होता है यूवी रेंज में, और इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। जब कोई भी हायर ऑर्बिट से सीधा ग्राउंड स्टेट, मतलब n = 1, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए, तो जो लाइट इमिट करता है वो उसका रेंज होता है अल्ट्रा वायलेट, और उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं लाइमन, मतलब उस स्पेक्ट्रम के उस सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। और अगर कहीं हायर ऑर्बिट से अगर कहीं सेकेंड ऑर्बिट में आकर गिरे, मान लो n = 3 से 2 में आया, 4 से 2 में आया, 5 से 2 में आ गया, 6 में से 2 आ गया, 6 ऑर्बिट से सीधा 2 में आ गया, तो जब लाइट इमिट करता है तो वो होता है विजिबल रेंज का, मतलब हम आंखों से देख सकते हैं। और ये स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बाल्मर सीरीज में जो लाइट इमिट करता है वो होता है विजिबल रेंज का, ठीक है। पास्कल में क्या होता है, हायर ऑर्बिट से थर्ड सेल में आता है, थर्ड ऑर्बिट में आता है, ठीक है। सो पास्कल का जो रेंज होता है वो होता है लो इंफ्रा, मतलब इंफ्रा रेज रीजन में आता है, लेकिन लोअर रीजन ऑफ इंफ्रा रेज, ठीक है। ब्रैकेट के लिए होता है इंफ्रा और पी फंड के लिए होता है हाई इंफ्रा, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना है, ये चीज़ें याद रखो कि लाइमन जो होता है वो यूवी रेंज में देता है, अल्ट्रावायलेट रेंज में अपना स्पेक्ट्रम देता है, बाल्मर विजिबल रेंज में देता है, और पास्कल इंफ्रा रेंज में देता है, पास्कल, बाल्मर और पी फंड, ठीक है। ये सब याद रखना। ये एनर्जी लेवल फर्स्ट के लिए -13.6, सेकंड के लिए -3.4, -1.51 ऐसे करके फिर ड्रॉ कर लेना। फार्मूला आपको पता है, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n का वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे पुट करके सॉल्व करना। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हायर ऑर्बिट से अगर सीधा ग्राउंड स्टेट में आए तो लाइमन सीरीज होगा, हायर ऑर्बिट से सेकंड में आएगा तो बाल्मर होगा, हायर से थर्ड में आया तो पास्कल होगा, फोर्थ में आया तो ब्रैकेट होगा। ये एकदम स्टार मार्क करके लिख तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीधा ग्राउंड स्टेट n = 1 में आया तो लाइमन, n = 2 में आया तो बाल्मर, n = 3 में आया तो पास्कल। अब सर यहाँ पर n1 फाइनल है और n2 इनिशियल है, मतलब कि अगर कहीं n1 का वैल्यू 1 है तो वो लाइमन में होगा, n1 का वैल्यू 2 है तो बाल्मर में होगा, n1 का वैल्यू 3 है तो वो पास्कल में होगा। समझ पा रहे हो ना। तो ये है बेसिकली हम लोग का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका फार्मूला और ये जो डायग्राम, ये डायग्राम अगर किसी समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो की इनिशियल में, सो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। इसका हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि कई लोग अगर कि डेरिवेशन में इंटरेस्टेड हो कि कैसे आया फार्मूला तो उसको बता देते हैं। सो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो क्या करता है, लाइट इमिट करता है एच म्यू, ठीक है। और इन दोनों स्टेशनरी स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर का एनर्जी होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन। मतलब कि जो लाइट इमिट करेगा उसका एनर्जी इन दो स्टेशनरी स्टेट के एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा। हम लोगों ने फार्मूला देखा है एनर्जी का होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो E2 के लिए हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, माइनस फर्स्ट के लिए हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका वैल्यू माइनस में ही रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग प्लस वाले से माइनस, मतलब कि क्या करेंगे पहले तो 13.6 को बाहर निकालिए, जेड स्क्वायर को बाहर निकालिए, बाहर निकालने का मतलब है कॉमन ले लिए, अंदर में बच गया 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो n2 का स्क्वायर है उसके सामने माइनस लगा है तो n2 के स्क्वायर के सामने माइनस और n1 स्क्वायर के सामने प्लस। तो ये फार्मूला, उसके बाद क्या करना है, जो लाइट होता है एच म्यू उसका फार्मूला hc/λ होता है, hc/λ। आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो hc को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 13.6 अपॉन hc जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसको सबको सॉल्व करने पर आंसर आता है रिडबर्ग कांस्टेंट, सॉरी इसको पूरा सॉल्व करने पर आंसर आता है रिडबर्ग कांस्टेंट का। अगर कहीं रिडबर्ग कांस्टेंट इसका आ जाएगा 1/λ इज रिडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू था 109677, तो आपका वेवलेंथ का आंसर आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। आपको एक और चीज़ बताया था मैं उतना टाइम कि 1 रिडबर्ग कांस्टेंट अगर कहीं आप लोग 911 एंगस्ट्रॉम के बराबर रखोगे तो आंसर आएगा वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम में। इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना और उसके बाद लैम्डा कर लेना, तो 1/रिडबर्ग कांस्टेंट और इसका वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे, वो आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो बेसिकली इसका जो डेरिवेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये डायग्राम। इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ लो। ये जो कॉन्सेप्ट था कि n1 क्या है, n2 क्या है, जेड स्क्वायर का वैल्यू कैसे वेरी करता है ना, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।